आयोग ने आरएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम घोषित कर दिए। आरपीएससी ने लॉकडाउन से अनलॉक होने के साथ ही सबसे बड़ी भर्ती का परिणाम जारी किया है। परीक्षा में झुंझुनू की मुक्ता राव ने टॉप किया है। दूसरे नंबर टोंक के मनमोहन शर्मा और तीसरे नंबर पर जयपुर की शिवाक्षी खांडल रहे हैं। बता दें कि आयोग द्वारा कुल 1051 पदों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 1014, टीएसपी क्षेत्र के 37 पद शामिल हैं। आयोग के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव के कार्यकाल का आरएसएस का यह पहला परिणाम है। तो 3 टॉपर की तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 1 पर रहे झुंझुनू, जिनका नाम मुक्ता राव है, दूसरी शिवाक्षी खांडल हैं और तीसरे 10वां टॉपर जो है वो सिद्धार्थ। शिवाक्षी खांडल जयपुर से हैं और इन तीनों परिवारों में आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक लंबी अथक मेहनत के बाद इन्होंने आरएस का पद इनको मिला और कल देर रात ही इनके परिणाम घोषित कर दिए गए थे। लंबे इंतजार के बाद 2018 का यह परिणाम 2021 में अब जाकर इनको नियुक्ति या इनके रिजल्ट सामने आ पाए हैं। 3 नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, मुक्ता राव, शिवाक्षी खांडल और सिद्धार्थ। टॉप 10 में ये लोग शामिल हैं और सबसे पहले झुंझुनू से मुक्ता राव। और हमारे साथ इस वक्त तीनों टॉपर लाइव जुड़ गए हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। मुक्ता राव हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिवाक्षी खांडल हमारे साथ हैं और निखिल कुमार इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों को न्यूज 18 की तरफ से बहुत बधाई कि आपकी अथक मेहनत का नतीजा आज आपको मिला है। सबसे पहले मुक्ता जी, कैसा लग रहा है, बहुत संक्षेप में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। मुक्ता जी, अब चूंकि आप उन बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं जो आरएस की लगातार तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे, फिर दूसरे टॉपर्स के पास भी चलेंगे। आप ऐसे बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगी जिनका सपना है कि वो इस सर्विस के लिए चुने जाए, या आपने क्या अलग से ऐसा किया जिसमें आप जो है वो टॉप पर रही? चूंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपका परिवार भी है, उनको भी संभालना है, साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। ऐसे में मुक्ता जी, आपने टॉप में जगह बनाई कैसे, ये उन बच्चों के लिए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर, इसके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो यह कि आरपीएससी के द्वारा किए जाने ये एग्जाम करवाया जाता है, ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, जनरली 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रथम चरण के बाद में हताश हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो द्वितीय चरण में हताश हो जाते हैं। हमने ये भी देखा था कि आरएस के मेंस के 4 पेपर्स में से कुछ लोगों ने फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड पेपर में अपीयर ही नहीं हुए। तो मैं सभी को सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो आपने लक्ष्य बनाया है उस पर दृढ़ रहिए। बिल्कुल। दूसरा ये मैं तो ये तो नहीं कह सकती कि मैंने औरों से अच्छा क्या किया, पर मैं सर्टेन ये बता सकती हूँ कि मैंने दोनों प्रयास में चेंजेस क्या लेकर के आई। मैंने पहले प्रयास में जो गलतियां की थी, जैसे कि लेखन का अभ्यास नहीं किया था, रिवीजन बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, और मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो नहीं कर रही थी। जैसे कि हमारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, और हमारा इकोनॉमिक रिव्यू सरकार जारी करती है। मैंने इन पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, ये मेरी गलती थी। तो इस पे मैंने सुधार किया दूसरे प्रयास में। और सर, लेखन का अभ्यास बहुत ज्यादा किया। मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज और बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लिखे थे, उससे मैं अपनी स्पीड, कंसिस्टेंसी और कंटेंट की क्वालिटी को सुधार पाई। ये मैंने चेंजेस किए थे। जी मुक्ता जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। शिवाक्षी खांडल हमारे साथ बनी हुई है, 3rd रैंक है इनकी। शिवाक्षी जी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा यहां तक पहुंचने के लिए, और क्या उन बच्चों को आप जो है अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगी जो इस एग्जाम के लिए दिन रात एक किए हुए हैं?
जी सर, थैंक यू सबसे पहले। और जैसा कि मुक्ता मैम ने बोला कि काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें काफी पेशेंस टेस्टिंग होती है। साथ ही साथ मेरी फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि पापा बीमार रहते थे, और अभी 2 ढाई महीने पहले उनका देहांत हुआ। ये सभी परिस्थितियां हैंडल किया मैंने, और इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। मैं अभी कैंडिडेट से ये कहना चाहूंगी कि उनको हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो। और उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी कठिनाई उसको टच भी ना। लगता है शिवाक्षी की आवाज जो है, फिर से कोशिश करेंगे शिवाक्षी के साथ बात करने की। निखिल कुमार भी हमारे साथ बने हुए आरएस टॉपर हैं, 4th रैंक है आपकी। निखिल, जैसा कि 4th रैंक आपने इस एग्जाम के नतीजों के अंदर पाई है, सबसे पहला मेरा सवाल, आपको लग रहा था कि आप टॉप 4 में अपनी जगह बना लेंगे? तैयारियां पूरी थी या किसी तरीके का संशय था? थैंक यू सर। नो डाउट सर, मुझे मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, बट इतना मुझे यकीन था कि रैंक काफ़ी अच्छी होगी, बट सिंगल डिजिट रैंक होगी ये मैंने नहीं सोचा था सर। निखिल, कब से जो है वो इस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे थे? जी जी। निखिल, किस तरीके से आपने इस एग्जाम की तैयारी की? क्या आपने दूसरों से ऐसा अलग किया कि आप जो है वो टॉप 10 में टॉप 4 पर पहुंच गए? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा जो इस वक्त आरपीएससी की, इन आरएस की या फिर आईएएस की तैयारी करते हैं। दिन रात पढ़ाई तो इसका फॉर्मूला है ही, लेकिन साथ में वो कौन से टिप्स हैं जो बच्चों को फॉलो करना बहुत जरूरी है? निखिल। यस सर। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैंने क्या डिफरेंट किया, पर मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या अच्छे से किया है। काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मुक्ता जी ने कवर कर लिए हैं। अभी आपने कहा कि दिन रात तो पढ़ाई इसका एक तरीका है ही। सर, मैं ये नहीं मानता कि दिन रात इसके पढ़ाई का तरीका है। अगर हम रेगुलरिटी से 4-5 घंटे रोज निकालते हैं, 5-6 घंटे की पढ़ाई अगर रोज करते हैं, तो वो इसके लिए सफिशिएंट है। ये एक मिथ बना हुआ है कि आपको दिन रात एक करना होता है तभी जाके आप किसी सिविल सेवा को क्लियर कर सकते हैं। बाकी सारे एग्जामिनेशंस की तरह ये भी एक एग्जामिनेशन है। अगर हम इसके पैटर्न्स को समझते हैं, इसके सिलेबस को स्टडी करते हैं अच्छे से, तो हम इसे निकाल सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा। हाँ, काफी पॉइंट्स जो है वो मुक्ता जी ने और शिवाक्षी जी ने कवर किए हैं। उसके अलावा कुछ हैं, जैसे पहली बात है कि रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिना रेगुलरिटी के ये एग्जाम पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। भर्ती में काफी अड़चने आती हैं, जहां पर काफी कोर्ट प्रोसीजर्स के दौरान से भर्ती गुजरती है, जिस वजह से हताश होना लाजमी बात है। उस समय आपके अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं और कैसे कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, वो मायने रखते हैं। उसके अलावा आरपीएससी का जो सिलेबस है, उसका एक एक टॉपिक आपको कवर करना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि बच्चे सिलेक्टिव, स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टिव हो जाते हैं। वो अप्रोच कहीं ना कहीं काम नहीं करता है और वो आपको टॉपर बनने से रोकता है। तो आपका हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर होना चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक्स पे जो है हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, बजाय कि इधर उधर के नोट्स वगैरह से। स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, उनसे खुद के नोट्स बनाइए, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वो जो खुद के हैंडमेड नोट्स होंगे, उससे आप रिविजन भी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा सर, एक टेस्ट सीरीज जो है वो एक बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन होता है। आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। ये जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, उतना आपको अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा। उसके अलावा आरपीएससी के जो पास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, उनको देख के उनको सॉल्व करने चाहिए। उनसे पैटर्न समझने में आसानी होती है, उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझने में आसानी होती है, जिस पे आप अधिक फोकस कर सकते हैं। और उसके अलावा एक छोटी सी बात की, शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने साथ साथ में थोड़े शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बनाते रहेंगे, तो हमें कभी भी प्रेशर आएगा तो उनको रिवीजन करने से आपको प्रेशर फील नहीं होगा और लगेगा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। इसके साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट बनाए जो है वो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि अगर आप नियमित तौर पर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नतीजे भी अच्छे आएंगे। शिवाक्षी के पास एक बार आप फिर से चलते हैं। शिवाक्षी खांडल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवाक्षी, जब आप लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी इस एग्जाम के लिए और अब आपके नतीजे आपके हाथ में, कभी आपको लगा कि जो है वो ये एग्जाम में आप 3rd रैंक हासिल कर पाएंगी, या फिर आपको लगा कि टॉप 10 के बाहर होंगी, लेकिन परीक्षा जो है वो आप किसी भी तरीके से ये पास कर लेंगी?
शिवाक्षी को फिर से हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। मुक्ता राव हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मुक्ता जी, उम्मीद थी कि नंबर 1 पर आ जाएंगी आप? हाँ, लेकिन ये है कि मुझे ये उम्मीद थी कि रैंक अच्छी आएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी थी तो मुझे आइडिया था कि क्या लिखने पर कितने मार्क्स मिलते हैं। तो जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके नेक्स्ट डे मैंने, जैसे आरपीएससी ने पेपर्स अपलोड किए, मैंने उनको डाउनलोड करके ये देख लिया था कि मैं किस क्वेश्चन में क्या लिख करके आई हूँ और अप्रोक्सीमेटली मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसके बाद में आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहेगा और आई शैल बी एबल टू मेक इट टू गुड पोजिशन इन द लिस्ट। रैंक 1 की। मुक्ता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप गृहिणी भी हैं, आप लगातार कोशिश भी कर रही हैं, ऐसे में उन गृहिणियों के लिए भी आप एक रोल मॉडल हैं जो शादी होने के बाद में या जिनके बच्चे हो जाते हैं उनके बाद में वो एग्जाम्स की तैयारी करती हैं। ऐसे में पारिवारिक सहयोग उनके लिए कितना जरूरी है? ऐसी गृहिणियों को आप क्या कहना चाहेंगी जो सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है, पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रही है और उसके साथ साथ जो है एग्जाम की तैयारी कर रही है? आप इसलिए उनके लिए रोल मॉडल हैं कि ये तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए आपने टॉप रैंकिंग हासिल की है। सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन मैं इस चीज को ऐसा समझती हूँ कि गृहिणी होना तो अपने आप में एक वरदान रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रही थी तो मेरे पास काफी अच्छा टाइम था। दूसरी बात यह कि कार्यों को मैं, यदि अपने आप को मैं एक वर्किंग वुमन की तरह रखूं तो 8 घंटे की जॉब के लिए मैं समय निकालती और फिर उसके अलावा अपने सारे कार्य करती, तो उस 8 घंटे को मैं घर में रहते हुए अगर बचा सकती हूँ और उनको अपने हायर एजुकेशन के लिए या फिर इस एग्जाम की तैयारी के लिए लगा सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि सेम मॉडल कैन बी अप्लाइड फॉर एवरी वुमन। एंड साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि शादी होने के बाद या बच्चा होने के बाद या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद में अपने सपनों को हमें बंद नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनको और ताकत मिलती है जब परिवार बढ़ जाता है, ज्यादा लोग होते हैं सहयोग करने के लिए, ज्यादा लोग होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, तो इसको पॉजिटिव साइड पे लेना चाहिए। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को कभी भी बंद करके एक पिटारे में मत रखिए, उनको बाहर निकालिए, उनको विंग्स दीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आई एम श्योर सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत उम्दा बात आपने यहाँ पर कही। शिवाक्षी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। शिवाक्षी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ सर, आवाज मिल रही है। मेरी आवाज ऑडिबल है आपको? हाँ शिवाक्षी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। शिवाक्षी, चूंकि ऑडियो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारी बात हो नहीं पाई। शिवाक्षी, चूंकि अब आपने टॉप कर लिया है, अब आगे क्या सपने, क्या और भविष्य क्या, क्या आपने आगे के लिए अब सोचा है? सर, आगे के लिए मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाने का मेरा भी प्लान है। और इसमें बेसिकली गर्ल्स की भागीदारी रहे समाज में, और अभी एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस किया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोगों के लिए सुगम बनाया जाए। ये मेरी कुछ प्रायोरिटीज जी। बिल्कुल शिवाक्षी, इसके अलावा शिवाक्षी, आमतौर पर देखा भी जाता है कि जब आपका पहला अटेम्प्ट के अंदर इस तरह का चयन हो जाता है, उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार पढ़ाई को नियमित रखते हैं, आगे और हायर कंपटीशन में वो बैठते हैं और ज्यादा एग्जाम देते हैं। आपने इस बारे में कुछ सोचा? ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त जो है इसी चीज को लेकर तैयारी कर रहे हैं? सर, ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए जरूरी होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और अपने गोल के प्रति हमेशा फोकस्ड रहना, चाहे कुछ भी डिफिकल्टीज आए आपकी लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा मुक्ता मैम ने भी कहा कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपके सपने आपको पूरे करने चाहिए और उन सपनों के पीछे एक प्योर इंटेंशन रखना चाहिए। बिल्कुल शिवाक्षी की सपनों की उड़ान बहुत लंबी है और इन सपनों को लेकर चलना है, तभी जाकर जो है वो मंजिल को पाया जा सकता है। हमारे साथ निखिल भी लगातार बने हुए। निखिल, चूंकि सभी से मैंने ये सवाल पूछा है, अब आगे क्या, मतलब आप जो है अब इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे या सपने और भी हैं? निखिल।
जो फोकस रहेगा वो रहेगा अब कार्य करने पर होगा। जो मैंने गोल चुना था वो गोल अचीव हो गया है। अब मैं चाहूँगा कि इसके साथ जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो मैं पूरी तरीके से निभाऊँ। ये सिर्फ एक शुरुआत है। मेरा जो गोल है वो सिर्फ इसमें अचीव होना, जो सिलेक्शन पर नहीं था, बल्कि जो धरातल लेवल पर है, ग्रास रूट लेवल पर काम करना मेरा फोकस या मेरा गोल था। तो मैं अब उसी को अचीव करना चाहूँगा सर। और मैं चाहूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है मैं पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें पूरा कर सकूँ। मुक्ता जी, चूंकि जो कैंडिडेट्स इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं लगातार आपका जिक्र भी कर रहे हैं और आपकी जो कामयाबी है वो सभी के लिए राजस्थान के अंदर एक उदाहरण के तौर पर भी जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि अगर दूसरे स्टूडेंट्स को देखा जाए तो वो अपने छात्र जीवन से इसकी तैयारी कर रहे थे और आपने पारिवारिक भूमिका में रहते हुए इस पद को पाया, वो भी टॉप रैंकिंग के अंदर टॉप रैंक आपने हासिल की है। अगर जीरो से शुरुआत करने की बात की जाए, अगर इसको कोई जीरो से शुरू करता है तो आप उसके लिए एक एग्जाम्पल हैं, आप उसके लिए एक उम्मीद है, किस तरीके से वो जीरो से शुरू करे, अगर वो स्टूडेंट है तब भी और वो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही है तब भी। सर दोनों ही केसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक्सक्लूसिव टाइम निकालें स्टडीज के लिए। जरूरी नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे निकालें, 4 से 5 घंटे का समय, लेकिन रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि निखिल सर ने भी कहा जी। और मैं जीरो से शुरुआत करने के लिए कहना चाहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट है पहले सिलेबस को डाउनलोड करें और उसका एक एक शब्द पढ़ें। उसके पश्चात वो साथ में आरपीएससी की वेबसाइट से पुराने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करें और ये देखिए सवाल किस प्रकार के आते हैं। उसके पश्चात रेकमेंडेड लिस्ट ऑफ बुक्स, जो भी टॉपर्स बताते हैं, पुराने एग्जाम्पल्स हैं या कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, उनमें से उन रेकमेंडेड लिस्ट में से वो देखें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जैसे कि हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो मुझे 6 स्टैंडर्ड से लेकर के अप टू 12 स्टैंडर्ड लगता है कि उनसे अच्छी बुक्स नहीं हो सकती हैं, उनको रेफर करें, अपने फाउंडेशंस को क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। उनके बाद मिलान करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो इन बुक्स में पढ़े थे और उनमें से आ नहीं पाए। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक रिव्यू एक ऐसा पॉइंट है जो इसमें से नहीं कवर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ एनसीईआरटीज में मिलेंगी, जैसे कि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, उनको वहां से कवर करें। इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के बारे में सोचा जा सकता है। फिर कुछ टेस्ट पेपर्स को नेट से डाउनलोड करके खुद लिखने की कोशिश करें और देखें कि तैयारी में कहाँ कमी है। उनके पश्चात जो पॉइंट्स बच गए उनको अदर बुक से रेफर करें, जैसे कि हमारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, वो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, उनको रेफर करेंगे तो एक तो ये कि उनमें तथ्य जो हैं वो बहुत ही सटीक हैं, दूसरा ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल। और अगर इसको फॉलो किया जाता है तो काफी जो स्टूडेंट्स इस दिशा में प्रयासरत हैं उनको मदद मिल सकती है। शिवाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवाक्षी, एक और इस तरीके के चयन में सवाल आमतौर पर निकलकर सामने आता है, मुश्किल का सफर रिटर्न का ज्यादा रहा या फिर इंटरव्यू में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा? रिटर्न का भी काफी चैलेंजिंग था। इंटरव्यू का लास्ट पॉइंट पर आकर चैलेंजिंग हो गया क्योंकि फिर से पोस्टपोन हो गए और फिर से वो मोमेंटम मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था। रिटर्न के लिए मैं कहूंगी कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और टेस्ट सीरीज पे फोकस करना। टेस्ट सीरीज में अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करना, ये कुछ चीजें हैं जो हर एक एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए। और इंटरव्यू के लिए आप डे टू डे जो करंट अफेयर्स हैं उनसे अपडेटेड रहें, आपकी राय रखें और एक पॉजिटिव मेंटेलिटी रखें। हर एक चीज के लिए एक पॉजिटिव ओपिनियन रखें। शिवाक्षी, निखिल और मुक्ता जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सफलता के सफर की कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप तीनों को बहुत बधाई।